Hello students, today we will learn about the chapter 2 Big States. In this chapter, firstly, I will give you introduction of this chapter. In this chapter, we are going to learn about two big states of ancient India like Kannauj and Vatapi. Then we will learn about the two of the most powerful king of their dynasty, Harshvardhan and Pulkeshi II. Then we will learn about how did they run their kingdom and looked after their subjects. At the last we will see how did our culture and education prospered in the foreign countries, especially the writings of Huinsang, a Chinese Buddhist monk. Kannauj is the first state of the North India. Harshvardhan. Harsh 590-647 CE, also known as Harshvardhanas, was an Indian emperor who ruled North India from 606 to 647 CE. हर्षवर्धन जो थे वो उनका जो पहले का नाम था हर्ष था, पर वो हर्षवर्धन के नाम से फेमस हुए, जो कि नॉर्थ इंडिया के शासक थे. उनका शासन का जो पीरियड था, उन्होंने कब तक शासन किया, 606 to 647 CE. Then he belonged to पुष्यभूति डायनेस्टी. वो पुष्यभूति डायनेस्टी यानी वंश से बिलोंग करते थे. His father name was प्रभाकर वर्धन. After the death of his father, Harsha's elder brother became the king of थानेश्वर. उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनके एल्डर ब्रदर थे राज्यवर्धन, वो थानेश्वर की राजगद्दी पे बैठे, वहाँ के राजा बने. हिज ब्रदर राज्यवर्धन वाज किल्ड गॉड किंग शशांक. उनके जो भाई थे राज्यवर्धन, वो गौड़ के राजा शशांक के थ्रू मारे गए थे. Their sister राष्ट्री वाज इम्प्रिजन्ड बाई मालवा किंग देवगुप्त. और जो उनकी बहन थी राष्ट्री, वो मालवा के किंग देवगुप्त के द्वारा बंदी बना ली गई थी. इम्प्रिजन्ड मीन्स बंदी बना ली गई थी. Under these circumstances, the leader advised Harsh to become the king of थानेश्वर. अंदर सर्कमस्टेंस मीन्स होता है जो उनके सलाह मशवरा जो देने वाले जो लोग होते हैं, बड़े पद पर जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनको हम सर्कमस्टेंस बोलते हैं. एडवाइज द हर्ष टू बिकम द किंग ऑफ थानेश्वर. इनकी सलाह, जो बड़े लोग थे उनके सलाह मशवरा से राजा हर्ष थे थानेश्वर के राजगद्दी पे आसीन हुए, वो वहाँ के राजा बने. When the Harshvardhan ascending the throne, his immediate action of the Harsha's kingship. जब जैसे ही वो राजगद्दी पे बैठे तो उनका इमीडिएट एक्शन क्या था, उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. At first he decided to free his imprisoned sister Rashri, but her sister escaped from the clutches of Devgupt and hid in the forest of Vindhyachal. उन्होंने डिसाइड किया था, जैसे ही वो अपनी राजगद्दी पे सिंहासन संभाला, उन्होंने ये डिसाइड किया कि फर्स्ट वो अपनी बहन राष्ट्री को, जो कि बंदी बनाई गई थी देवगुप्त के थ्रू, उसको रिहा करवाएंगे. पर जो उनकी सिस्टर थी वो स्वयं ही वो किसी तरह से उनके जेल से निकल के, देवगुप्त के जेल से निकल के वो विंध्याचल के जंगल में छुप गई थी. तो व्हेन ही स्टार्टेड टू सर्च फॉर हिज सिस्टर विद हेल्प ऑफ फॉरेस्ट पीपुल. फिर उन्होंने क्या किया, अपनी बहन की खोज करने के लिए जो वहाँ पे जंगल के जो लोग थे उनकी सहायता ली. अब बुद्धिस्ट हर्मिट दिवाकर मित्रा स्टॉप्ड रियाश्री फ्रॉम कमिटिंग सती. और जो दिवाकर मित्रा जो बौद्धिस्ट के हर्मिट थे, उन्होंने भी उनकी हेल्प की, और जो उस टाइम जो सती प्रथा जो चल रही थी उसको स्टॉप करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था. Since his sister's kingdom कन्नौज was without any king at that time. जब उनकी जो सिस्टर थी कन्नौज में, तो उस समय वहाँ का कोई शासक नहीं था, वहाँ का कोई राजा नहीं था. तो सो ही बिकम द किंग ऑफ कन्नौज. तो हर्षवर्धन जो थे वहाँ के भी राजा बन गए. एंड लेटर ही डिफीटेड द मालवा किंग देवगुप्त. उसके बाद उन्होंने मालवा के राजा देवगुप्त को भी पराजित. नेक्स्ट टॉपिक इज हर्षाज रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. जो हर्ष था उसका प्रशासन और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बारे में हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे. देन हर्ष पर्सनली सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट बाय ट्रैवलिंग
extensively to different parts of the state. हर्ष जो थे, हर अब जो उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको पर्सनली सुपरवाइज करते थे, उसको पर्सनली उस पर ध्यान रखते थे और उसके लिए उन्होंने उसको पर्सनली उन्होंने उसको डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड करके रखा था, जिससे कि वो अपने प्रशासन की सारी व्यवस्था को सही ढंग से चला सकें. इसके ही डिवाइडेड हिज रूटीन इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट एट administration purpose, second public welfare, third religious activities. He was so hardworking in doing his administrative work that sometimes he forget to eat his meal. हर्षवर्धन ने क्या किया था, उन्होंने अपने रूटीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट एट एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज जो कि राजकारी के लिए होता था, सेकंड पब्लिक वेलफेयर जो मानवता की भलाई के लिए होता था, रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो कि धार्मिक क्रियाकलापों के लिए वो करते थे. और वो इतने हार्ड वर्किंग थे, इतने मेहनती थे कि वो अपनी प्रशासन की देख रेख में वो अपना खाना तक खाना भूल जाते थे. इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय किंग हर्ष. ही बिल्ट मैनी रेस्ट हाउसेज, वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स, मठास एंड विहार्स. जो हर्षवर्धन ने बहुत सारे रेस्ट हाउसेज का, वेल्स का, स्टेप वेल्स का, लेक्स एंड मठास और विहार्स का निर्माण करवाया था. ही बैंडेड एनिमल्स किलिंग ऑल्सो. उन्होंने जो बलि होती थी ना, एनिमल्स की जो बलि दी जाती थी उस पर भी उन्होंने बैन लगा दिया था. एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट. वो हर एक साल एक बौद्धिक धार्मिक आयोजन करते थे जिसमें सारे बौद्ध लोगों की एक मीटिंग होती थी. एवरी 5 ईयर ही ऑर्गेनाइज्ड अ रिलीजियस फंक्शन एट प्रयाग. और वो हर एक 5 ईयर्स में जो एक धार्मिक आयोजन करते थे प्रयाग में. देयर ही वुड डोनेट एवरीथिंग इन ट्रेजरी विद ओपन हार्ट्स. समटाइम्स ही डोनेट द ऑर्नामेंट्स दैट ही वो. इन्होंने क्या किया था, वो जो प्रयाग में जो एक बहुत 5 साल में जो धार्मिक आयोजन करते थे, इसमें एक बहुत बड़ा दान्य पुण्य का वो कार्य करते थे. इसमें वे जो हर्षवर्धन थे अपना राजकोष पूरा खाली कर देते थे. यहाँ तक कि वो जो गहने जो पहने रहते थे, जो ऑर्नामेंट्स वो खुद भी पहनते थे, तो वो भी वो दान कर देते थे. वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज बाण भट्ट. द ग्रेट संस्कृत पोएट ऑफ राइटर बाण भट्ट एडोर्न्ड हिज कोर्ट. हर्षवर्धन जो ही वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोएट, वो जो एक महान संस्कृत के कवि थे हर्षवर्धन के दरबार के. हिज फेमस वर्क वर हर्षचरित्र एंड कादम्बरी. उन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की है, जिसमें पूरा उन्होंने हर्षवर्धन के राज्य का, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का, उनके रियल लाइफ से रिलेटेड सारी घटनाओं का वर्णन उन्होंने उसमें किया है. हर्ष हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट राइट एंड रोट दिस 3 प्लेस. वो जो हर्षवर्धन थे वो स्वयं भी एक ग्रेट राइटर थे, एक महान लेखक थे. उन्होंने भी अपनी 3 नाटक लिखे थे. फर्स्ट एट नागानंद, सेकंड रत्नावली, थर्ड प्रियदर्शिका. एम्परर हर्षवर्धनाज एम्पायर नालंदा यूनिवर्सिटी. हर्षवर्धन के काल में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम इसमें लर्न करेंगे इन दिस टॉपिक में. ओके. हर्ष गैव ऑल पॉसिबल हेल्प टू आचार्य शीलभद्र टू मेक नालंदा अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी. हर्षवर्धन ने जितना भी संभव उनको सहायता प्रदान की, किनको, आचार्य शीलभद्र को, जिससे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एक फेमस यूनिवर्सिटी बनाया जा सके. उन्होंने पूरा सपोर्ट. द यूनिवर्सिटी हैड एक्सेस टू द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस गिवन बाय हर्ष फॉर इट्स मेंटेनेंस. इस यूनिवर्सिटी में जो 100 विलेजेस की जो इनकम थी यूनिवर्सिटी को दी जाती थी इसके मेंटेनेंस के लिए, जो कि हर्षवर्धन के थ्रू उसको मतलब उपलब्ध करवाई दी गई थी, मतलब उसको दी गई थी पॉसिबल. फेमस केमिस्ट आचार्य नागार्जुन ऑल्सो बिलोंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी. ही प्रूव्ड आयरन, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन. फेमस केमिस्ट आचार्य नागार्जुन भी जो थे वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे. उन्होंने प्रूव किया कि आयरन, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी से भी हम, उनकी जो राख होती है उससे हम मेडिसिन बना सकते हैं. फैक्ट्स अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा यूनिवर्सिटी के जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स हैड टू क्लियर अ एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू नालंदा यूनिवर्सिटी. फ्री एजुकेशन, lodging and boarding
were provided in Nalanda University. The extensive library of Nalanda University was known as धर्मागंज। इसमें क्या जो इसमें जो नालंदा यूनिवर्सिटी में हमारे जो एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें फर्स्टली हम अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद इसमें हमें एडमिशन मिलता है और ये फ्री एजुकेशन होता है। यहाँ पे बच्चों के रहने और खाने की पूरी सुविधा उनको दी जाती है। इसमें इस जो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, इसको हम धर्मागंज नाम से भी जानते हैं। लाइफस्टाइल ऑफ द पीपुल, यहाँ के जो लोगों का था उनका लाइफस्टाइल क्या था, उसके बारे में हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे इस टॉपिक में। ऑक्यूपेशन, फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लैंड रेवेन्यू वाज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वाज carried out by the Vaishyas. A highway from पाटलिपुत्र टू भृगु कच्छ, जो कि आजकल भ्रुज के नाम से जाना जाता है, पोर्ट was built by the state of trade and transportation of goods. इनका जो यहाँ का जो ऑक्यूपेशन था, इनका जो मेन व्यवसाय था वो खेती और पशुपालन था। जो अपनी खेती के थ्रू ये जो भी उपज कर लेकर उपज इनका होता था, उसका 1/6 पार्ट ये रेवेन्यू में उसका उपज का 1/6 पार्ट ये टैक्स में देते थे। इनका इंटरनल और जो इंटरनेशनल ट्रेड्स थे वो कैरिड किए जाते थे किसके थ्रू, वैश्यास के थ्रू। वैश्यास क्या है, वैश्य वर्ण होता है जो मेन रूप से बिजनेस के लिए जो बिजनेस किसका है, वैश्य वर्ण का है, जो कि उनके लिए वैश्य वर्ण के जो लोग होते थे वो इसको फॉलो करते थे। अ हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भृगु कच्छ भरूच, जो कि उन्होंने जो हर्षवर्धन थे उनके पीरियड में एक हाईवे बनाया गया था जो पाटलिपुत्र से भरूच के बीच में था। वहाँ से पाटलिपुत्र से लेके भरूच तक, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के काम को अच्छा करने के लिए उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, अब उनकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या थी, ऑर्नामेंट्स, स्टेचूज, आइवोरी एंड कर्व वुडन पीसेस वर एक्सपोर्टेड। ऑर्नामेंट्स जो ऑर्नामेंट्स में होता है गहने जो होते हैं, स्टैचूज़ मीन्स जो मूर्तियाँ होती थी, आइवोरी मीन्स जो हाथी के दांत से बने जो चीज़ें होती थी उनको कहा जाता है, एंड कर्व वुडन स्टोन पीसेस, जो कर्व लकड़ी के जो टुकड़े थे उसका व्यवसाय किया जाता था, उनको एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात किया जाता था। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड हर प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग टू रीजन ऑफ किंग हर्ष। इसमें क्या था, जो एक्सपोर्ट डिफरेंट मटेरियल्स जो अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि हमारे जो भारतीय की जो प्रतिमा थी, जो उसकी जो प्रॉस्पर्टी थी उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, वो इंक्रीज हो रहा था ड्यूरिंग टू रीजन ऑफ किंग हर्षवर्धन के पीरियड में। इंडिया हैड गुड बिजनेस रिलेशन विद रोम विच लेड टू इनफ्लो ऑफ गोल्ड ऑफ इंडिया। उस समय क्या था, जो बिजनेस था हमारा रिलेशनशिप रोम के साथ बहुत ही अच्छा था, जिससे कि भारत में